अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा पिछला टॉपिक चल रहा था कोल का, जिसमें हमने पढ़ा था कोल की 4 टाइप्स के बारे में, कोल कैसे बनती है, कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस जो 500 मिलियन ईयर्स मुश्तमिल होता है, और उसमें जो 4 टाइप्स थी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद कोक की हासिल होती, जिनमें कोल गैस थी, कोल गैस थी, कोल टार था, अमोनिकल लिकर था और कोक था। लास्ट में क्योंकि ड्यू टू सम रीज़न वो कोक वाला टॉपिक जो था वो मैंने जल्दी से एक हाईलाइट दे दिया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो वाला टॉपिक पर फिर रिवाइज कर लें कि कोक क्या है। तो फोर्थ जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद प्रोडक्ट हासिल होती है हमें, वो है कोक। और कोक 98% कार्बन होती है। ये एमसीक्यू आता है पेपर के अंदर, काफ़ी बार आया हुआ है। इट इज़ लेफ्ट बिहाइंड रेजिडुअल ऑफ कोल, यानी कोल यानी कोयले का जो रेजिड्यू है, बचा कुछ हिस्सा है जो रह जाता है बाकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद, ब्लैक सा, वो कहलाता है कोक। ठीक है, तो व्हेन इज कोल इज सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इट लूजेस ऑल वोलेटाइल कंपोनेंट्स। जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है कोल की, तो उस नतीजे में जितने भी वोलेटाइल कहते हैं जो उड़ जाते हैं चीज़ें, उड़ जाने वाली चीजें, वोलेटाइल कंपोनेंट जितने भी हैं वो उड़ जाएंगे, और नीचे बचेगा क्या? लीव्स बिहाइंड अ सॉलिड रेजिड्यू, जिसको आप कहते हैं कोक। और जो सॉलिड रेजिड्यू बचेगा उसको कोक कहते हैं। तो ये फॉर्मेशन ऑफ कोक भी लिखा हुआ है यहाँ पर, कैसे फॉर्म होती है। इट इज मेनली यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है। रिड्यूसिंग एजेंट याद रखना है कि ये दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट मींस दूसरों को रिड्यूस करेगा, मेटल्स को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और स्पेशली आयरन, आयरन को ज़्यादातर ये मेटलर्जी ऑफ आयरन जो है उसके अंदर ज़्यादातर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर कोक को यूज़ किया जाता है, कार्बन को यूज़ किया जाता है। ये 98% कार्बन ही है। इट इज़ आल्सो यूज एज फ्यूल, ये फ्यूल के तौर पर भी यूज़ होता है। ठीक है, आगे ये कुछ क्वेश्चन है जिनको आपने कोशिश करनी है करने की सॉल्व। नीचे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। साइंटिस्ट्स आर वर्किंग ऑन द वे टू कन्वर्ट कोल इनटू गैस, यानी कोल को गैस पे कन्वर्ट करने के लिए साइंटिस्ट तरीके सोच रहे हैं कैसे करें, सो दैट इट विल नॉट हैव टू बी माइंड, यानी उसको गहराई में माइन करके निकाला ना जाए। यानी हमें गैस निकालने के लिए कई कह लें फीट गहरा कह लें खुदाई करनी पड़ती है, और फिर अगर खुदाई में गैस निकले तो ठीक है, नहीं निकले तो फिर वो खुदाई ज़ाया हो जाती है। तो माइनिंग जो है, माइनिंग बहुत बड़ा मसला है, इसलिए हम कोल को कन्वर्ट करना चाहते हैं गैस में। तो दिस विल अलाउ अस टू यूज स्मॉल सीम्स ऑफ कोल और सीम्स दैट आर डेंजरस टू माइन बिकॉज ऑफ वीकनेस इन दी सराउंडिंग रॉक्स। अच्छा, अब यहाँ पर कहते इन्होंने लिखा है कि अब ये जो हमारा माइनिंग का टाइम होता है, जब हम माइनिंग कर रहे होते हैं, तो माइनिंग के दौरान आपको पता है पत्थरों को तोड़ा जाता है। अगर खुदा न खास्ता पत्थरों को तोड़ने के दौरान हल्की सी भी चिंगारी निकल लग गई और नीचे माइन में कोई गैस हुई, तो वो गैस क्या करेगी? तेजी से आग पकड़ेगी, और नीचे का सारा जो रिजर्वायर है वो सारा का सारा एक ही वक्त में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब इस जो स्मॉल सी कह लें हल्की सी जो ये चिंगारी है, ये चिंगारी अगर गैस को लगे तो वो आग पकड़ेगी, तो डेंजरस ज्यादा है। लेकिन अगर वो कोल को लगे तो इतनी ज्यादा डेंजरस नहीं, यानी स्मॉल सीम है। खतरा जो है वो थोड़ा है कोल में, और जो गैस है उसके अंदर खतरा ज्यादा है। इसलिए हम बेहतर है कि हम कोल से कन्वर्ट करें, गैस बनाएं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इसको मैंने बता दिया। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के ऊपर इसी बुक के लास्ट टॉपिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो है फ्रैक्शनल कॉलम है, उसके अंदर पेट्रोलियम की या रॉक ऑयल की एक्सट्रैक्शन जो है वो लिखी हुई है कि कैसे उसको रॉक ऑयल से प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। वहाँ पर तकरीबन 14 के करीब प्रोडक्ट्स हैं, 14 से 15 के करीब। लेकिन सिंपली उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो मेन सोर्स है उसको हम कहते हैं पेट्रोलियम या रॉक ऑयल। पेट्रोलियम का दूसरा नाम क्या है? रॉक ऑयल है। तो इसको अगर हम हाईलाइट कर दें तो इसका दूसरा नाम क्या है? रॉक ऑयल। तो रॉक ऑयल भी इसको कहते हैं पेट्रोलियम को। ठीक है, और ये जो रॉक ऑयल है ये कह लें ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है। इसके बारे में तफसील से आप लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इस पूरी बुक के। ठीक है, तो लिखा हुआ है पेट्रोलियम इज अ डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड। तो ये इसकी जो है डार्क ब्राउन या ग्रीनिश ब्लैक कलर जो है
ये इसका होता है, ठीक है, और ये विस्कस लिक्विड होता है, ठीक है, यानी गाढ़ा लिक्विड होता है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड हाइड्रोकार्बन, गैसियस हाइड्रोकार्बन इन वाटर मिक्स्ड विद साल्ट्स एंड अर्थ पार्टिकल्स। यानी ये कॉम्प्लेक्स चीज है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। मिक्सचर किस चीज का है? कई सॉलिड्स का, लिक्विड्स का और गैसियस हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन मीन जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, गैसियस, सॉलिड और लिक्विड, इन तरह की डिफरेंट जो मिक्स हैं, किसके साथ? पानी के साथ और साल्ट और अर्थ पार्टिकल्स, यानी जैसे सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो ये अर्थ पार्टिकल्स, ये इस तरह के कई पार्टिकल्स जो हैं मौजूद होते हैं पेट्रोलियम के साथ ही। अब हम क्या करते हैं, हम पेट्रोलियम को अलहदा करना चाहते हैं। ये सारे जो लिक्विड, सॉलिड और गैसियस हाइड्रोकार्बन हैं, इनमें जो लिक्विड हैं उनको अलहदा करना है, फिर गैसियस को भी अलहदा करना है, सॉलिड्स को भी अलहदा करना है एक ही सोर्स यानी पेट्रोलियम से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपाउंड्स, मेनली हाइड्रोकार्बन। ज़्यादातर इसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं। These compounds are separated by fractional distillation। ये दूसरा पार्ट है जो मैंने वहां पर बताया था कि सेपरेशन बाय बॉइलिंग पॉइंट। तो देखें जरा लिखा हुआ है, separation of fractions or components depending upon their boiling point ranges। तो boiling point के लिहाज से कह लें fractions या हिस्सों में तकसीम करना किसी भी चीज को, वो कहलाती है fractional distillation। अब fractions जब बनेंगे तो जो गैस वाली चीज होगी, हल्की, सबसे हल्के बॉइलिंग पॉइंट वाली गैस होगी, तो सबसे पहले सेपरेट होगी। उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाली गैस उसके बाद निकलेगी, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाली गैस उसके बाद, और सबसे जो कह लें ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाली चीज होगी वो सबसे निचले हिस्से में आएगी, जिसके बारे में जो कॉलम है फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉलम जो है, उसके अंदर बड़ी वाज़ेह तरीके से वो चेम्बर्स दिखाए गए हैं। तो जब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 में 16.1 वाला या टेबल जो है, तो उसमें हमें पता चलेगा कि वो फ्रैक्शंस कौन सी हैं। ईच फ्रैक्शन इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड। हर फ्रैक्शन कोई एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, बल्कि हर फ्रैक्शन के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। यानी अगर मैं ये कहता हूँ कि एक फ्रैक्शन है गैसोलीन, तो गैसोलीन भी सिर्फ गैसोलीन नहीं है, बल्कि गैसोलीन में आगे फर्दर उसकी टाइप्स हैं। कुछ गैसोलीन की टाइप 8 कार्बन वाली ऑक्टेन्स होंगी, तो कुछ 8 कार्बन वाली ब्रांच्ड ऑक्टेन्स होंगी, कुछ डबल ब्रांच्ड होंगी, कुछ में कई ब्रांचेस होंगी। तो डिफरेंट टाइप की ब्रांचेस के लिहाज से वो ऑक्टेन आपको, अगर गैसोलीन की बात करते हैं तो वो गैसोलीन आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये जो कह लें एक अगर कंपाउंड सेपरेट होता है, फ्रैक्शन सेपरेट होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर भी आगे फर्दर कंपाउंड्स नहीं है, उसमें भी कई उस जैसे कंपाउंड्स हैं। गैसोलीन है तो गैसोलीन में भी कई कंपाउंड है, डीजल है तो डीजल में भी कई वैरायटीज हैं उस एक फ्रैक्शन के अंदर। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। आगे हम तफसील से इसको भी देखेंगे कि ये इसमें अच्छी वैरायटीज कौन सी और जो अच्छी नहीं है वो कौन सी है। नीचे अगला टॉपिक है नेचुरल गैस का। लिखा हुआ है इट इज अ मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन। कितना लो मॉलिक्यूलर? 4 कार्बन तक। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये 3 है, और चौथी है मीथेन जो 85% जो है मीथेन होती है, एक कार्बन वाली। कितनी होती है? एक कार्बन वाली 85% है मीथेन, और 2 कार्बन वाली, 3 कार्बन वाली और 4 कार्बन वाली, ये 3 टाइप्स हैं। ये बाकी बची हुई 15% गैसेस में शामिल होती हैं, नेचुरल गैसेस में। और इट्स ओरिजिन इज सिमिलर टू दैट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम और कोल की तरह का ओरिजिन रखती है, यानी इसका जैसे पेट्रोल और कोल निकलते हैं, पेट्रोलियम और कोल, इस तरह ये भी नेचुरल गैस जमीन के नीचे से निकलती है। और देयर फॉर इट इज फाउंड विद देयर डिपॉजिट्स एज शोन इन फिगर 11.3। ये नीचे 11.3 फिगर है जिसके अंदर इसके ये डिपॉजिट दिखाए गए हैं कि ये नीचे गैस मौजूद है, ये यहाँ पर इसको खुदाई के जरिए गैस तक पहुंचा गया। दरमियान में ये एम्पीरियस रॉक्स का कह लें मौजूद है, ये लेयर, इसके ऊपर शेल की लेयर है और उसके ऊपर अर्थ क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट के काफ़ी नीचे है, और अर्थ क्रस्ट तकरीबन अर्थ क्रस्ट जो मैक्सिमम उसकी कह लें लिमिट है वो 35 किलोमीटर है। यानी कई बार खुदाई इतनी गहराई में भी करनी पड़ती है कि कई किलोमीटर नीचे तक खुदाई करना पड़ती है गैस को हासिल करने के लिए। चलें, हाँ, लिखा हुआ है कि नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम्स एज वेल एज इन इंडस्ट्रीज। यानी घर में फ्यूल के तौर पर भी यूज होती है जलाने के लिए, और इंडस्ट्रीज में भी यूज होती है। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स एंड एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG।
पूछा जाता है व्हाट इज मेंट बाय सीएनजी या व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ सीएनजी। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी को कहते हैं। ये ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है। आपने पता है बड़े बड़े जो गाड़ियां हैं उनमें सीएनजी के सिलेंडर रखे होते हैं जिनसे वो जिसे डीजल और पेट्रोल की एक्सचेंज में यानी उसके जगह पर यूज करते हैं। आगे नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड टू मेक कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइजर। कार्बन ब्लैक बनाने के लिए जलाकर या फिर फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी, खादें बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, ये नेचुरल गैस को। ठीक है, यहाँ तक आज का आपका टॉपिक जो है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा सिंथेसिस जो है इनकी लेबोरेटरी के अंदर उसके बारे में होगा, और प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के क्या चीज़ें रखते हैं। ठीक है, ये मुश्किल नहीं होगा, आसानी से हम वहाँ पर कर लेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा एंड होता है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।